वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज related to next chapter, that is money. The contents of today's lecture are money, functions of money, components of money, and types of money. First of all, we have to define the concept of money. If we take the overview of before introduction of money in the economy, there was a system named as a barter system, exchanging goods in place of goods. हम चीज़ों के बदले चीज़ों का तबादला करते थे, जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। उसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी, मेजरमेंट प्रॉब्लम थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स थी। मतलब मेरे पास कुछ है, मैं वो देना चाहता हूँ, लेकिन जो उसके बदले में मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है, और वो जिसके पास मौजूद है उसके पास वो मौजूद नहीं है। जिस तरह ये सुनने में मुश्किल लगा है, ऐसे ही बार्टर सिस्टम की मुश्किलात भी थी। सो इन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए स्टार्ट में तो गोल्ड, प्रीशियस मेटल को एज ए करेंसी यूज़ किया गया, और विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर पेपर करेंसी आ गई। सो मनी इज एनी आइटम विच इज़ लीगलाइज्ड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. By this way, you can define the concept of money. Money is any item or verifiable record that is generally accepted as payment for goods and services and repayments of debts and repayments of debts. Obviously, जो है वो मनी को एक कानूनी हैसियत हासिल होती है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हम इसको सेव भी करते हैं, और इसके लिए हम डेट को रीपेमेंट के लिए, मतलब डेट रिटर्न करने के लिए भी यूज़ करते हैं। देयर आर 3 मेजर फंक्शंस ऑफ मनी which can also define the concept of money in a broad way. First one is, it is a medium of exchange. बेसिकली जिस तरह अगर देखा जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती हैं, मार्केट में कुछ शॉपकीपर बैठे होते हैं जिन्हें आड़तियां बोलते हैं हम, वो बेसिकली मिडल मैन का रोल प्ले करते हैं। पुअर फार्मर को मार्केट तक एक्सेस नहीं होती, तो ये मिडल मैन क्या करते हैं, उनसे जो है वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज परचेज कर लेते हैं, और अपनी शॉप पर रखकर जो अपना कमीशन हासिल करके या अपना प्रॉफिट हासिल करके आगे सेल कर देते हैं। तो इसी तरह मनी जो है वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करती है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में मनी जो है वो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करता है। हमने गुड्स बाय करनी है या सेल करनी है तो मनी उसमें हेल्पफुल है। हमने गुड्स एंड सर्विसेज सेल की हैं, पैसे अर्न किए हैं, और उन्हीं पैसों से कुछ और बाय कर लिया है। सो मनी is used as a medium of exchange. Second one is unit of account. Unit of account ये measurable है, ये एक measurable अकाउंट है। जैसे करेंसी है, रुपीस करेंसी है, रुपीस इसकी मेजरमेंट है, डॉलर है, पाउंड है, तो इसको एक हम करेंसी में एक टर्म्स में उसको बाकायदा मेजर करते हैं, ये मेजरेबल है। एंड लास्ट वन इज स्टोर ऑफ वैल्यू, ये इसका मेजर फंक्शन है कि हम इसे स्टोर कर सकते हैं। इससे पहले अगर देखा जाए तो वो गुड्स एंड सर्विसेज थी जिनको हम बार्टर सिस्टम के दौर में तो उसकी मेजर ड्रॉबैक ये था कि हम उसको स्टोर नहीं कर सकते थे। वीट है या क्लॉथ है या और चीज़ें हैं, उनमें कोई ये जो स्पेशली आप ये कह लें कि जो खाने पीने वाली चीज़ें थी
तो उनमें जो है वो ख़राब हो जाती थी या गल सड़ जाती थी या व्हाटसोएवर। तो हम मनी को मनी में कन्वर्ट करके अपनी चीज़ों को हम मनी को सेव कर सकते हैं। तो store of value is another major function of money. So these are the three functions of money. And in the last, there is written as the most liquid asset. Money is the most liquid asset basically. लिक्विड एसेट वो है जिसे हम फौरी तौर पर ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर लें। देखिए गोल्ड भी जो है वो भी लिक्विड एसेट है, क्योंकि हम उसे भी जल्दी ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। प्राइस बॉन्ड है वो भी जो है वो लिक्विड एसेट है, हम उसे भी ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, जाएंगे कन्वर्ट करके कर लेंगे। चेक है वो भी यूज हो जाता है, एटीएम है वो भी यूज हो जाता है, लेकिन इन सब ये सारे जो है ये एसेट्स हैं, इन सब में से मोस्ट लिक्विड एसेट जो है वो करेंसी है, मनी है। measurement of money, or you can say that components of money supply या measurement of money supply। हम कैसे इसको मेजर करते हैं? 3 मेजरेबल इसके कंपोनेंट्स मौजूद हैं जिनसे हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। फर्स्ट वन इज M1। M1 कंसिस्ट ऑफ C प्लस D, करेंसी प्लस डिपोजिट्स। और बेसिकली ये इस तरीके से है, M1 इज इक्वल टू CC करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस CD चेकेबल डिपोजिट्स, और DD भी बोल सकते हैं डिमांड डिपोजिट्स। इन दोनों पर मुश्तमिल है। लेट्स सी कि करेंसी इन सर्कुलेशन में क्या होता है। करेंसी इन सर्कुलेशन में कॉइन आते हैं और पेपर मनी आती है। जितने भी कॉइन सर्कुलेट हो रहे हैं, जितना भी करेंसी नोट इशू हो चुका है, यानी कि जो सर्कुलेट हो रहे हैं इकोनॉमी में, एक्सेप्ट के वो जो आपके बैंक्स में डिपॉजिट है, उनके अलावा करेंसी इन सर्कुलेशन जो सर्कुलेट हो रही करेंसी, वो कॉइन प्लस पेपर मनी। पेपर मनी से मुराद नोट है। ये आ गया करेंसी इन सर्कुलेशन। और दूसरा है चेकेबल डिपॉजिट CD, ऐसे डिपॉजिट्स जिनको आप जब मर्जी निकलवा सकें। आपके बैंक में पैसे पड़े हैं जिनको आप जब मर्जी निकलवा सकें, वो कहलाएंगे चेकेबल डिपॉजिट्स। सो करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस चेकेबल डिपॉजिट, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा M1। दिस इज द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। सेकेंड वन इज M2। यहाँ पे एक्सप्लेन है, मैं ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा इसे, इतनी डेप्थ में, इतनी डिफिकल्टी में नहीं जाऊंगा। M2 is the second measurement of money. M2 consists of M1 प्लस M1 में वो आ गया, करेंसी इन सर्कुलेशन भी आ गया और डिमांड डिपॉजिट्स भी आ गया, प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म सेविंग डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट्स, ये इसमें शामिल होंगे। देखिए हम कुछ पैसे जमा करवाते हैं, वो 3 माह के लिए, 2 माह के लिए, 1 माह के लिए मतलब फिक्स हो जाते हैं। जैसे पहले सेविंग डिपॉजिट होते थे जिनको आप 2 माह, उनके कोई टाइम पीरियड फिक्स होता था, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह मैच्योरिटी पीरियड होता था। अभी भी है, स्टिल आप जाएं तो वो आपको ऑफर करते हैं कि आपको बैंक में पैसे पड़े रहते हैं साला साल, आप जो है ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट परचेज कर लें, शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट परचेज कर लें। इनकी 3 मंथ मैच्योरिटी डेट है और आप उससे पहले भी निकलवा सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट डिडक्ट होगा अगर 3 माह के बाद आप निकलवाएंगे, तो उस पर आपको रिलेटिवली ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। कि अगर रूटीन वाइज इंटरेस्ट रेट 7% है तो आपको हम 10% देंगे अगर आप 3 मंथ्स बाद निकलवाएंगे, और अगर 6 मंथ वाले लेंगे आप टाइम डिपॉजिट्स, तो आपको जो है वो हम 12% देंगे, और इस तरह फोन। तो 1 साल तक के जो यूजुअली आप शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स करवाते हैं, तो उनको हम जो है वो शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स में शामिल करते हैं, और वो M2 में शामिल होंगे। सो M2 इज इक्वल टू M1 प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स, और M1 में C प्लस D दोनों आ गए। ये एक्सप्लेन्ड है इधर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन थर्ड मेजरमेंट ऑफ मनी इज M3। M3 कंसिस्ट ऑफ M2, M2 में C भी आ गया, D भी आ गया और शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट भी आ गया।
प्लस लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट भी हमने इसमें शामिल कर दिए। लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स जो आपके लंबे अरसे के लिए पैसे फिक्स करवा देते हैं। जैसे अगर आप नेशनल सेविंग बैंक में जाएं तो आपको नंबर ऑफ बहुत सारी स्कीमें आपको बताएंगे लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स की। या आप इंश्योरेंस में आप जैसे 20 साल की इंश्योरेंस करवा लेते हैं, पैसे जमा करवाते रहते हैं, 20 साल बाद मिलते हैं जाके, ये लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स की एग्जांपल है। तो अगर इनको भी हम शामिल कर दें तो ये बन जाएगा M3। सो दीज आर द 3 मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। यूजुअली M2 जो है वो इकोनॉमिक्स में उसको यूज किया जाता है फॉर रिसर्च पर्पज या फॉर अदर पर्पज। However, these 3 measurements of money are available. Types of money: commodity money, fiat money. The money which has its intrinsic value is called commodity money. जिस मनी की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू मौजूद है वो कमोडिटी मनी कहलाती है। एंड द मनी विच हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू इज कॉल्ड फिएट मनी। और जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है वो फिएट मनी कहलाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। जैसे एक कॉइन है 5 रुपए वाला या 10 रुपए वाला, 10 रुपए वाला कॉइन है। अगर उस 10 रुपए वाले कॉइन की में जो दात यूज हुई है उस दात की भी कोई मालियत है, कोई 2 रुपए या 4 रुपए की, तो वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कराती है। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है तो वो कमोडिटी मनी कहलाएगी। और अगर नहीं है, जैसे नोट है, अब नोट है 500 का या 1000 का, उस पेपर की क्या वैल्यू है? उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। तो इट मीन्स कि वो फेट मनी कहलाएगी। ये जो पेपर मनी है ये क्या है? फेट मनी। और मोस्टली क्वाइन जो अब चल पड़े हैं उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है। पहले थे थोड़े हैवी तो लोगों ने दांत बनाकर बेचना शुरू कर दिया था, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू मौजूद थी। अब बड़े लाइट वेट हैं क्वाइंस, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो ये सारे क्या हैं? ये फेट मनी में आएंगे। तो कमोडिटी मनी क्या थी? जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मौजूद है। इससे पहले अगर देखा जाए तो चांदी के क्वाइन थे, सोने के क्वाइन थे, तो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू मौजूद होती थी, तो वो कमोडिटी मनी कहलाती है। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके डिफरेंस में तो पूछ सकता है। लीगल टेंडर मनी जी पूछें। क्लियर है सर। ऑलराइट, लीगल टेंडर मनी। अब लीगल टेंडर मनी जिसे गवर्नमेंट ने इशू कर दिया, अपनी स्टैंप लगा दी, गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक ने इशू कर दिया, अपनी स्टैंप लगा दी है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है और इस तरह हामिल अदा को मुतालबा पर अदा करेगा, वो उसे लीगलाइज्ड हैसियत हासिल हो गई। अब कोई भी उसको इनकार नहीं कर सकता, हम उसे उसकी कानूनी हैसियत को इनकार नहीं कर सकते, हम उस करेंसी को एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं कर सकते, उसे लीगलाइज्ड हैसियत हासिल होगी, वो लीगल टेंडर मनी कहलाएगी। लेकिन इसकी भी दो टाइप्स हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। कैसे? जैसे आप बैंक में या आप आईफोन परचेज करने जाते हैं, बड़ा टिकटॉक पे आपने देखा होगा, आईफोन परचेज करने जाते हैं आप, 2 लाख का है या 2.5 लाख का है, साथ में आपने एक जो है वो बैग उठाया होता है कॉइन्स का, ये जी कॉइन्स बैठ के गिने, वो आपको रिफ्यूज कर देता है कि मैं नहीं इसे एक्सेप्ट करता। सो इट इज लीगली, आप उसके, जैसे मैंने कहा कि वो कॉइन लीगल टेंडर मनी है, कानूनी हैसियत हासिल है, उसे आप एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज नहीं कर सकते। लेकिन उसने इनकार कर दिया, मैं तो कह रहा हूँ कि लीगल किया, उसने सही किया, बिकॉज दिस इज लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ये इसे कानूनी हैसियत हासिल तो है लेकिन ये लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है जिसे हम एक लिमिट में एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे बाद बैंक में जाते हैं आप, 10-10 के नोट ले जाएं, आपने 2 लाख 5 लाख जमा करवाना, 10-10 के नोट ले जाते हैं आप, तो वो आप कहते हैं हमने नहीं जमा करने, आप लड़ पड़ते हैं आगे से। लेकिन वो जो है वो आपको लीगल वे में मना कर रहे हैं, उसकी कानूनी हैसियत हासिल है, उसको रिफ्यूज कर किया जा सकता है, क्योंकि बिकॉज ये जो स्मॉल नोट है या स्मॉल कॉइन है, 10 रुपए का 20 रुपए का नोट है या स्मॉल कॉइन है, ये लिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहलाते हैं, इनको हम एक लिमिट में ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर एक्सेप्ट करना चाहें कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, अनलिमिटेड ले, लेकिन रेस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर। और इसी तरह अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी वो है, मतलब 100 का नोट या
500 का नोट या उससे बड़े नोट जो हैं ये क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, जितनी मर्जी मिकदार में हो एक्सेप्टेबल है, वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहलाएंगे. So these are the types of money. The reference of today's lecture is Book of Economics by McConnell, Brew and Flynn, Chapter 31, Money and Banking. जी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क. जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं.